हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। एम स्नेहा सिंह गाठिया। और आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी जो बीएड सेकेंड ईयर की जो पेपर 5th है, जी हाँ, पेपर 5th जो है उसकी यूनिट नंबर 2 हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टफ यूनिट ये बच्चों को लगती है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, यानी कि कुछ माध्यमिक शिक्षा आयोग के कुछ जो हैं जो भी चीज़ें हैं, सिफारिशें वगैरह, या जो RT एक्ट है उनके माध्यम से, या जो NCF है, या जो कोठारी आयोग है, विपिन कमीशन है, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी उनसे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिशों का विस्तार से वर्णन करना है। हमें कोई ऐसा नहीं लेना है कि स्पेशली कोई टॉपिक से रिलेटेड, बस शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति के नाम पर जो भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर उसके बारे में बताना है, ठीक है। यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन ने कौन कौन सी सिफारिशें अपनी 1964-66 में दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 20 अध्याय में विभाजित करके शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से केंद्रीय शासन को प्रस्तुत की थी, जिसकी संस्तुतियाँ और सुझाव निम्नानुसार हैं। काफ़ी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको ये यूनिट लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए, इस संबंध में आयोग ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए कि शिक्षा में महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि इसमें परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इनका संबंध स्थापित करने का प्रयास कर इसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आयोग ने निम्न राष्ट्रीय लक्ष्यों का उल्लेख किया कि शिक्षा और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, शिक्षा और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और आधुनिकीकरण, और शिक्षा और उत्पादकता। शिक्षा प्रणाली की संरचना की अगर हम बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा, जो सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, और सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष या निम्न माध्यमिक स्तर के 2 या 3 वर्ष में विभाजित होगी। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और 3 वर्ष के डिग्री कोर्स की व्यवस्था उच्च शिक्षा स्तर पर और स्नातकोत्तर उपाधि में 2-3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो। शिक्षा सुविधाएं, अवकाश कम कर कार्य दिवस बढ़ाए जाएं, छात्रों में स्वयं अध्ययन की भावना विकसित की जाए तथा वाचनालयों, पुस्तकों, प्रयोगशालाओं का समुचित उपयोग करके छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। कार्य के घंटे बढ़ाकर समीक्षा के दिनों की संख्या घटाई जाए। स्कूल पाठ्यक्रम की बात करें तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं और पूर्ववत पाठ्यक्रम रखा जाए। आयोग ने हाई स्कूल की शिक्षा का 20% और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का 50% व्यवसायिक पाठ्यक्रम करने की सिफारिश की है। कक्षा 8 से 10 के छात्रों को 3 भाषाएं, प्रादेशिक मातृ और अंग्रेजी, और प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विषय और सृजनात्मक क्रियाओं को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। उच्च शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षा स्तर, शिक्षण विधियाँ, विश्वविद्यालय समानता, स्वतंत्रता, संगठन, कार्यविधि आदि पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि वरिष्ठ विश्वविद्यालय में उच्च संस्थानों की स्थापना की जाए। आयोग ने यह भी कहा कि देश के कला, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना और छात्रों में, शिक्षकों में तथा उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं और दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। कृषि शिक्षा में ग्रामीण समस्याओं के विषय का समावेशन कर कृषक अध्ययन केंद्रों, कृषि प्रसार केंद्रों और सामुदायिक विकास केंद्रों की स्थापना की जाए। कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रसार, सेवा कार्यक्रमों को महत्व दिया जाए ताकि कृषि शिक्षा की प्रगति हो सके। कृषि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से उचित सहायता और सहयोग मिलना चाहिए और सामान्य विश्वविद्यालयों में भी कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और उसे अनुसंधान और शोध कार्य का दायित्व सौंपा जाए। प्रशासन के संबंध में जो विद्यालय ठीक से शिक्षा व्यवस्था न कर सकें उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाए और प्रबंध समितियों में सरकार के प्रतिनिधि सदस्य हों। समस्त शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन सरकार के अधीन हो। राजकीय संस्थाओं की भांति व्यक्तिगत संस्थाओं में भी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका वेतन आदि का निर्धारण हो।
शिक्षा अनुसंधान की बात करें तो विज्ञान और गणित विषय को लोकप्रिय बनाकर उनके पाठ्यक्रम को औद्योगिक विकास की दिशा में मोड़ा जाए। शोध को प्रतिष्ठित बनाने हेतु अच्छी छात्रवृत्तियां दी जाए और मौलिक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए PhD की उपाधि दी जाए। अनुसंधान कार्य के लिए धन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाए और वैज्ञानिक विषयों पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर की परिषदों की व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा की बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था की जाए। अलग अलग स्तरों पर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए परिषदों या समितियों की स्थापना की जाए, परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वैच्छिक संगठनों और सरकार का सहयोग भी आवश्यक है। सामान्य और व्यावसायिक ज्ञानवर्धन के लिए अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए और पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अंशकालीन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। शिक्षा योजनाएं अगर इनकी बात करें तो छात्र संख्या विस्तार के साथ साथ छात्रों की कुशलता का स्तर भी ऊंचा किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में अच्छे प्रशासन और निरीक्षण के लिए अधिकारियों की संख्या और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आयोग ने सिफारिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है। अतः अन्य शैक्षिक सुविधाओं के साथ महत्वपूर्ण शैक्षिक पदों पर शिक्षा शास्त्रीय व विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करें तो परिगणित और अनुसूचित जातियों के बालकों को अधिकतम शिक्षा सुविधाएं दी जाएं। आदिवासियों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति पर स्कूल खोले जाएं। प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जाए और 30% छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। विकलांग और मानसिक दृष्टि से असामान्य छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एक विद्यालय स्थापित किया जाए। अध्यापक शिक्षा की बात करें तो पत्र व्यवहार द्वारा अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवहारिक अभ्यास हेतु अच्छे विद्यालयों का चयन किया जाए। हॉस्टल और अध्ययन की पूरी सुविधा दी जाए। छात्र अध्यापकों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अध्यापक शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए और अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करे। वित्तीय सहायता 2/3 राज्य सरकार अपने कोष से दे। स्थानीय संस्थाएं शिक्षा पर 1/3 धन अपनी आय से दे। और आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि भवन, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि पर हुए व्यय का 2/3 व्यय राज्य सरकार और शेष प्रबंध समिति वहन करे। शिक्षा हेतु कर लगाकर शिक्षा के लिए धन संग्रह का अधिकार जिला परिषदों को दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए। अभियांत्रिकी कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के समकक्ष पद मिलना चाहिए। अभियंत्रण उद्योगों में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए छात्रों को औद्योगिक संस्थान में भेजने की व्यवस्था की जाए। अभियंत्रण शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और प्रवेश योग्यता कम से कम BSc कर दी जाए। कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उद्योगों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण और प्रयोजन का वर्णन कीजिए। आयोग के जांच के क्या विषय थे? देखिए, आयोग की नियुक्ति के कारण और प्रयोजन। भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में आयोग की नियुक्ति के कारणों और प्रयोजनों को निम्नांकित शब्दों में प्रकाशित किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही भारत सरकार ने अपने देश की लोकप्रिय परंपराओं और आधारभूत मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है और शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी विचार और कार्य में महान अंतर विद्यमान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नवयुग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य है न केवल शासन वर्ण जीवन के ढंग में भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, जनता की निर्धनता की समाप्ति, कृषि का आधुनिकीकरण और उद्योगों का शीघ्र विकास करके सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विकास और प्रौद्योगिकी का विकास एवं उनका प्रयोग, धन का उचित वितरण और सब व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए अवसरों की समानता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकारा गया है। शिक्षा ही सच्चे लोकतंत्रीय समाज की स्थापना कर सकती है और शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता और पूर्णता की अनंत खोज की प्रेरणा दे सकती है। इसलिए कम से कम जो है शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए, जिसके फलस्वरूप कम से कम संभव समय में एक ऐसी सुसंतुलित और सुसंगठित राष्ट्रीय प्रणाली का विकास किया जा सके जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर शिक्षा का असाधारण विकास हुआ है।
ठीक है, किंतु विस्तार के बावजूद शिक्षा के अंगों के संबंध में व्यापक असंतोष है। 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई थी और जनसाधारण की निरक्षरता का समाधान भी नहीं किया गया था। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का विभिन्नीकरण की योजना को पूरा नहीं किया गया। शिक्षक के वेतनों और कार्यदिशाओं में वांछनीय परिवर्तन नहीं किए गए हैं। शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अब भी तीव्र विवाद चल रहा है और संक्षेप में जिस गति से शिक्षा की संख्यात्मक उन्नति हुई उस गति से गुणात्मक उन्नति नहीं हुई। इसलिए ऐसे कार्यक्रम डिसाइड किए जाएं जिससे संतोषजनक क्रियान्वयन हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में कहा। उक्त प्रस्ताव के अंत में ये कहा गया कि पिछले समय में अनेक आयोगों और समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों और विशिष्ट अंगों का सर्वेक्षण किया है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाएगा। आयोग के जांच के विषय देखिए, 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की जांच के विषयों को अग्रांकित शब्दों में लेखबद्ध किया गया कि आयोग भारत सरकार की शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों और पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के विषय में परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा और कानून की शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जाँच कर सकता है जो व्यापक जाँच की दृष्टि से आवश्यक हों। शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 माह पश्चात अर्थात 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री M.C. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लगभग 700 पृष्ठों का यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित था और उसका नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 इसकी रूपरेखा की, तो ये भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो है वो 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा भारत में प्रकाशित में से एक है। यानी कि 4 बार NCF आया, जिनमें से 2005 जो है वो सेकेंड लास्ट है, क्योंकि अभी NCF 2021 भी आ चुका है। भारत में स्कूली कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रविधियों फ्रेमवर्क पाठ्य चर्चा बनाने की रूपरेखा प्रदान करता है और NCF 2005 दस्तावेज बोझ के बिना सीखने के रूप में शिक्षा पर पहली सरकारी रिपोर्ट अपनी नीति के आधार और शिक्षा 1986-1992 की राष्ट्रीय नीति की फोकस समूह चर्चा है। इसके अंदर NCF की अगर विशेषताओं की बात करें तो उपरोक्त दस्तावेज को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। NCF के परिप्रेक्ष्य, NCF जिसे अति में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, रटंत विधि से सीखने को बदलने के लिए, बच्चों के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, कक्षा सीखने में एकीकृत परीक्षा प्रणाली और उसे अधिक लचीला बनाने के लिए, भारत की लोकतांत्रिक नीति की देखभाल चिंताओं की पहचान पोषण करने के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चिंताओं की देखभाल के द्वारा सूचित एक से अधिक व्यक्ति की पहचान पोषण। NCF 2005 में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे? देखिए, NCF 2005 में शिक्षा के लक्ष्यों में व्यापक दिशा निर्देश हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित है कि पुस्तकीय ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, शिक्षार्थी रटने की प्रवृत्ति से मुक्त हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, शिक्षार्थियों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने वाला हो, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाकर कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जाएं जिनके द्वारा बच्चे स्कूलों से जुड़े रहें, स्कूलों में टिके रहें और उनमें सीखने का विश्वास बने। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। विभिन्न पाठ्यभूमि में आए विशेषता वाले बच्चे असमान होते हुए भी स्कूल में सीखने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ हों। पाठ्यचर्चा में विस्तार करके उनके ज्ञान, कार्य और शिल्प की विभिन्न समृद्ध विरासत को शामिल करना, आत्मसम्मान और नैतिकता का विकास और बच्चों में रचनात्मक पोषण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाए। कक्षा के ज्ञान को बच्चे के जीवन अनुभव से जोड़ना, हाशिए के समाज को बच्चों को अपने संपन्न साथियों का मान सम्मान पाने का अवसर देना, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एक्ट 2005 और 2006 का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द नेशनल पॉलिसी एक्ट। देखिए, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा की अगर हम बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग
यानी कि NCPCR को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि RT अधिनियम सफलतापूर्वक ईमानदारी से लागू किया जाता है, NCPCR ने संस्थानों, सरकारी विभागों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के बीच एक आम सहमति बनाने की पहल की है। उसने शिक्षा के अधिकार के समुचित कार्यान्वयन के लिए योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले और अनुभवी व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसमें चलिए माफ़ कीजिएगा, तो ये वही लाइन रिपीट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। इस समिति ने जिसकी अब तक 4 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। इसमें शिक्षा का अधिकार जो है विशेष रूप से उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है और NCPCR के भीतर एक अलग विभाग स्थापित करना भी शामिल है। यह संभाग 2 आयुक्तों द्वारा समन्वित किया जाएगा और सभी गतिविधियों में स्वतंत्र कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और यह संभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ संपर्क बनाएगा, जो इसे सहायता प्रदान करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बातचीत के तौर तरीकों को स्थापित करना भी आवश्यक होगा ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागूकरण और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए वे मिलकर काम कर सकें। सुझाई गई एक तीसरी रणनीति थी कि राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति जो विभिन्न राज्यों के NCPCR के आंखों और कान के रूप में कार्य करेंगे और ये प्रतिनिधि नागरिक समाज के सदस्य होंगे जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होगा और जो संबंधित राज्यों में अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में NCPCR को जानकारी प्रदान करेंगे। वे अपने राज्यों से प्राप्त शिकायतों के फॉलोअप में भी मदद करेंगे। अधिक से अधिक समन्वय और तालमेल के लिए अन्य मंत्रालयों, शिक्षा का अधिकार से प्रभावित होने वाले अन्य मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्रम मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई। और उदाहरण के लिए RT अधिनियम का बाल श्रम अधिनियम पर विशेष प्रभाव पड़ता है और श्रम मंत्रालय को निभाने के लिए एक भूमिका है। इसी प्रकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए गए स्कूल भी RT के दायरे में आएंगे। इस प्रकार RT के बच्चों के लाभान्वित होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि NCPCR और इन मंत्रालयों के बीच आसान समन्वय और संचार हो और शिक्षा का अधिकार की बेहतर निगरानी के लिए बेहतर संबंध बनाने के लिए NCPCR ने अन्य राष्ट्रीय आयोगों जैसे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभावग्रस्त समुदायों के लड़के या लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए, आयोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, यह भी सुझाव दिया गया था कि NCPCR द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में संबंधित आयोग से एक प्रतिनिधि भी जूरी में शामिल किया जा सकता है ताकि प्रभाव को और मजबूत किया जा सके। देखिए, अधिनियम के प्रावधानों और निगरानी के लिए देश के विभिन्न भागों से शिक्षा में काम करने नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया और इस बैठक में भाग लिया 20 राज्यों के प्रतिनिधियों ने। इस तरह के नागरिक समाज के साथ राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के संदर्भ में नियम बनाने के लिए नागरिक समाज के साथ NCPCR द्वारा आयोजित यह बैठक इस प्रकार की श्रृंखला में पहली थी। हालांकि अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए देश में अधिक से अधिक इतनी जागरूकता है ताकि इसके प्रावधान समझे जाएं और सभी संस्थाओं द्वारा शामिल किए जाएं। ऐसा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रचार अभियान शुरू करना होगा जिसमें अधिनियम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद संभवतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से करना होगा। नेक्स्ट देखिए, असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एक्ट 2005-2006। इस राष्ट्रीय नीति का अध्ययन इसे 2 भागों में विभक्त करके किया जा सकता है। असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति और इसके मौलिक पक्ष और हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र। देखिए, असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति और इसके मौलिक पक्ष की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 इस तथ्य को मानती है कि असमर्थी व्यक्ति समाज के अटूट अंग हैं और वे राष्ट्र का बहुमूल्य मानव संसाधन है। इसलिए राष्ट्र को उनको शिक्षा के जीवन यापन करने के समान अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को सुखमय बनाने तथा सामाजिक समायोजन के लिए पुनर्वास के सकारात्मक माध्यम अपनाने के लिए सहायता प्राप्त होगी। भारत सरकार ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी जिससे असमर्थी व्यक्तियों को शिक्षा के समान जो अधिकार है वो मिल सके, अधिकारों की सुरक्षा प्रदान हो और उनकी सकारात्मक भरपूर सहभागिता हो। असमर्थता से बचाव और पुनर्वास माध्यम। इस बात पर बल दिया जाए कि असमर्थता पैदा करने वाले रोगों से बचाव के साधन अपनाए जाएं। देखिए, इस नीति के जो प्रमुख पक्ष हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है कि इस नीति में असमर्थता से बचाव और पुनर्वास माध्यम अपनाए जाएंगे और विशेष रूप से स्त्रियों के मां बनने की प्रक्रिया के दौरान
सजगता उत्पन्न की जाए ताकि संभावित रोगों से होने वाली असमर्थता को निरस्त किया जाए। ठीक है जी। और पुनर्वास संबंधी साधनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। दैहिक पुनर्वास में 3 सम्मिलित हैं: शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और मेडिकल पुनर्वास, और सहयोगी साधन विकासात्मक योजना। व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास की बात करें तो संविधान की धारा 21A व्यक्तियों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। असमर्थी व्यक्तियों के लिए असमर्थता एक्ट भाग 26 सभी असमर्थी बालकों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। और सन 2001 की जनगणना के अनुसार 51% असमर्थी व्यक्ति अशिक्षित हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी असमर्थी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना अत्यावश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक देश के सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों को 8 वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान सभी बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, न कि लगभग सभी बालकों के लिए। 15 से 18 वर्ष के असमर्थी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था एकीकृत शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। सर्व शिक्षा पद्धति की सहयोगी सेवाएं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान और समावेशी शिक्षा पद्धति की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति के अंतर्गत असमर्थी छात्रों को अधिगम संबंधी सामग्री, गत्यात्मक साधन, समर्थन, सहायक सामग्री आदि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए मुक्त विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा, दूरवर्ती और विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त होम बेस्ड एजुकेशन, इंटरनेट टीचर मॉडल, इंटीनेरेट यानी कि इंटीनेट मतलब चलता फिरता शिक्षक प्रतिमान, पार्ट टाइम क्लासेस वगैरह वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। असमर्थी बालकों के लिए एकीकरण शिक्षा नीति। असमर्थी बालकों के लिए एकीकरण शिक्षा नीति का व्यवस्थापन राज्य सरकारें, स्वतंत्र संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन करेंगे तथा ये संगठन विशिष्ट शिक्षक, पाठ्यपुस्तकों, कॉपियों आदि, यूनिफॉर्म, आवागमन, हॉस्टल भत्ता, सामग्री, उपकरण, वातावरण को सुविधाजनक बनाने के प्रतिमान वगैरह वगैरह ये सब सेट करेंगे। असमर्थी व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास भी किया जाएगा। 2 पक्ष हैं इसके आर्थिक पुनर्वास के, एक तो किसी व्यवसाय में नौकरी करना और एक स्वयं व्यवसाय चलाना। दोनों तरीके से उनको जो है सेट किया जाएगा। असमर्थी स्त्रियां। देखिए, सन 2001 के जनगणना के प्रदत्त स्पष्ट करते हैं कि भारत में 93.01 लाख असमर्थी स्त्रियां हैं, जो संपूर्ण असमर्थी जनसंख्या का 42% है। असमर्थी स्त्रियों को शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और समाज के पुनर्स्थापन की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अतिरिक्त तिरस्कृत स्त्रियों को उपयुक्त पुनर्वास की आवश्यकता है, जिनसे ये एक विकल्प इन्हें अपनाने और अभिग्रहण करने का है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके लिए निवास स्थान बनाने और उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। आगे देखिएगा, इसमें अल्पकालीन आवास सुविधाएं, असमर्थी स्त्रियों के बच्चों की देखभाल, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं असमर्थी बालक। असमर्थी बालकों का समूह असमर्थता का सबसे संवेदनशील समूह है, जिसे विशेष सहायता और ध्यान की आवश्यकता है। इन बालकों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। देखभाल और प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार, समानता और प्रतिष्ठा से विकास का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच के लिए समान अवसर और विकास का अधिकार और विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान, अवरोधों रहित वातावरण उन्हें दिया जाए, असमर्थता के सर्टिफिकेट उन्हें दिए जाए, सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इनके संबंध में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। माता पिता के सामाजिक आर्थिक स्तर संबंधी सूचनाएं कलेक्ट करके उनके लिए भी जो है वेबसाइट का निर्माण करके और उनको भी उनके आंकड़े इकट्ठे किया जाए, विश्लेषण किया जाए उनका, और अनुसंधान इस क्षेत्र में करना चाहिए। और खेलकूद, आमोद प्रमोद और सांस्कृतिक जीवन के लिए उनके लिए, ताकि वो भागीदारी इन सब चीज़ों में कर सकें, इसके लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। असमर्थी व्यक्तियों से संबंधित वर्तमान अधिनियमों में परिवर्तन भी जो है किए जा रहे हैं, अलग अलग एक्ट्स लाए जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय नीति ने इस बात पर स्पष्ट संकेत दिया है कि 1995 के अधिनियम से संबंधित असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये परिवर्तन सुधार पाणीधारियों की सहमति से किए जाएंगे। राष्ट्रीय नीति इस संभावना से भी इनकार नहीं करती कि राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियमों में भी आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाएंगे। हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार से है: बचाव, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप। असमर्थता से बचाव के लिए आवश्यक है कि असमर्थ बालकों की शीघ्र पहचान की जाए और इसके लिए ज़रूरी हस्तक्षेप नीतियों को अपनाया जाए। राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर प्रतिरक्षण, मेडिकल, पैरामेडिकल
कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण मेडिकल और पैरामेडिकल के। ओके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों को असमर्थता की उपयुक्त पहचान होनी चाहिए। डॉक्टरेट, डिप्लोमा डिग्री और पश्चात डिग्री। असमर्थ व्यक्तियों के परिवारों के विशेष में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाएं। समर्थन सेवाएं, जननिक क्षेत्र में अनुसंधान, प्रभावी कार्यनीति, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल तथा साफ सफाई। पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों की बात करें तो मेडिकल, शैक्षिक और सामाजिक पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम मेडिकल शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित कर्मचारियों की सहायता से प्रारंभ किए जाएंगे और इस कार्यक्रम में असमर्थी व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों, कानूनी अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता होगी। ठीक है जी। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधनों का विकास निम्न प्रकार से किया जाएगा। प्राथमिक स्तरीय कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल। चलिए ये प्रश्न हम इग्नोर करते हैं एक बार। ठीक है जी, ये प्रश्न हम पूरा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी है आप लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि हम इनफ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा अधिकार में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बाल अधिकारों के समझौतों का वर्णन कीजिए। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान इस बात को व्यवहारिक बनाता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। योजना के अंतर्गत जीरो रिजेक्शन की नीति को अपनाया गया, यानी कोई भी बच्चा शिक्षा रहित नहीं रह सकता, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इस बात पर बल देता है कि विशिष्ट ढंग से शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए विशेष रणनीति, पहुंच और विकल्पों को अपनाया जाए। इसमें अनौपचारिक मुक्त शिक्षण व्यवस्था, मुक्त विद्यालय और अन्य उचित प्रबंध किए जा सकते हैं। अतः जैसे भी हो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। प्रथम चरण में विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर एक टीम तैयार की जाएगी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी। जहां तक संभव हो, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करके उन्हें विद्यालयों में भर्ती कराना। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को योग्य सहायता और सम्मान का प्रबंध किया जाए। क्लस्टर स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष सामग्री, उपचारक शिक्षण तकनीकें, पाठ्यक्रम संबंधी तकनीकें, राष्ट्रीय आवश्यकताओं संबंधी सामान, खोज कक्ष आदि स्थापित किए जाएं। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक क्लस्टर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए तो ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो इस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, विकलांग के लिए यूनेस्को ने भी कुछ सुझाव दिया, तो उनका भी हमें वर्णन करना है कि विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए वर्ष 1987 अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सहयोग से विकलांग बालकों हेतु एकीकृत शिक्षा योजना लागू की और यह योजना विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई थी। इसके तहत सामान्य बालकों के नामांकन पर बल दिया और परियोजना क्षेत्र संकुल का नाम दिया गया तथा सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बालकों के नामांकन को सुनिश्चित करने की गुजारिश की। विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण। दूसरे चरण में विकलांग बालकों के पहचान, देखरेख, शिक्षण हेतु शिक्षण विधियों का निर्धारण और तृतीय चरण में संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई। अगर हम नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर जो संस्थान है, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क में हेलन केलर के द्वारा 1915 में की गई थी। यह संस्था दृष्टिबाधित, गरीब और पिछड़े व्यक्तियों के लिए कार्यरत है। आंखों की देखभाल, स्वास्थ्य, कुपोषण के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। आंखों की देखभाल कार्यक्रम के तहत मोतियाबिंद, ट्रैकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर जैसे बीमारियों के कारणों को ढूंढने, समाधान और शोध करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। माफ़ कीजिएगा, हम किसी और पेज पर रिप्लेस हो चुके हैं। चलिए, दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल आपातकालीन कोष की स्थापना न्यूयॉर्क में आम सभा द्वारा 1946 में की गई थी। इस संस्था का संचालन विश्व के 130 राष्ट्रों की कार्यकारिणी मंडल द्वारा किया जाता है और इस कोष का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से बाल कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देना है और सभी के लिए शिक्षा हेतु यूनेस्को से भी संपर्क बनाए रखना है। सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन, विकलांग बालकों की एकीकृत शिक्षा परियोजना, अध्यापक क्रियान्वयन, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और नियमित अध्यापक प्रशिक्षण, विकलांग बालकों की
शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु यथासंभव सुविधाएं प्रदान करना वगैरह इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना पेरिस में नवंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध करके किया गया था। इस संस्था द्वारा सदस्य देशों के साथ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि के द्वारा शक्ति सुरक्षा की अपील की जाती है और यह सदस्य देशों को शिक्षा विस्तार हेतु परामर्श भी देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह विश्व स्तरीय संगठन की स्थापना इसकी जिनेवा में अप्रैल 1948 में की गई थी, जिसमें आम जनता के स्वास्थ्य को उच्चतर दिशा प्राप्त हो सके। और इस संगठन का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य, बीमारियों का उन्मूलन, संतुलित आहार, पुनर्वास सेवाएं और कार्य संचालन को उन्नत कर परामर्श प्राप्त करती हैं। समावेशी शिक्षा में RT 2009 का क्या महत्व है, देखिएगा। शिक्षा प्रत्येक बालक बालिका की मूलभूत अधिकार है और इस स्वप्न को साकार करने के लिए 6 से 14 और 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। हमारे देश में इन बालक बालिकाओं का एक बड़ा भाग ऐसा है जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण अभी भी शिक्षा से वंचित है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अनेक अक्षम बालक बालिकाएं इसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिस पर विश्व घोषणा की गई है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित प्रारूप 1992 के अनुसार समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, तो हम यहाँ पर थे। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित प्रारूप 1992 के अनुसार समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और साहस और विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग्य बनाना इनका लक्ष्य था। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली 4 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है: जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। और समावेशन, अक्षम बालकों का समावेशन किया गया है। इसके बारे में आप इनफ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले की यूनिट्स में इन सभी टॉपिक्स को इतना अच्छे से पढ़ा है कि इस पर वर्ड्स की आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। और क्वेश्चन पर निगाह डाल लेते हैं। एक, विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 2006 और इंचियोन कार्यनीति का वर्णन कीजिए। देखिए, 2006 में विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति आई थी। यह मानते हुए कि विकलांगजन देश के लिए बहुमूल्य संसाधन है, इनके लिए विकलांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केंद्रीय इस नीति पर निम्नलिखित प्रावधान थे कि विकलांगता रोकथाम हो, पुनर्वास उपाय किए जाएं। इसमें पुनर्वास में शारीरिक पुनर्वास रणनीति थी, विकलांगजनों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें थी। और राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र भी इसमें मौजूद है। उसके बाद विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ 2006 में, तो उसके बारे में ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।